उस काली परछाइयों को ध्यान से देखने पर हैरानी तो इस बात की थी कि वो परछाइयां ऊपर आते ही धुआं बन रही थीं, मानो उनका कोई आकार ही ना हो। लेकिन निराकार होने पर भी उनकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था, क्योंकि विपिन महसूस कर पा रहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो उसकी तलवार एनर्जी के आगे भी खड़ी हो सकती थी। तभी विपिन के दिमाग की बत्ती जली, कहीं ये भूला बीस्ट तो नहीं है। उसने किताबों में भूला बीस्ट के बारे में पढ़ा था। भूला बीस्ट ब्रोकन सिटी का एक खास जीव था जो उस एरिया की खराब हवा से ही पैदा होता था और उसी से पोषण पाता था। कहते थे कि वो बहुत ही ज्यादा हिंसक होता था। वो जिसके सामने आ जाता था उसके शरीर के अंदर ये खराब हवा सी भेज देता था, जो बॉडी के अंदर जाकर इंसान को अंदर से खोखला बना देती थी और उसकी एनर्जी को भी खराब कर देती थी। और तो और एक बार ऐसा होने के बाद उस खराब हवा को बॉडी से बाहर निकालना लगभग नामुमकिन होता था और उसकी हालत भी वैसी ही हो जाती थी जैसे कि संजू सैनी की हुई थी, जिससे एक बात और पता चलती थी कि संजू को भी इसी भूला बीस्ट ने ही घायल किया होगा। पर अब वो विपिन को भी अपना शिकार बनाने के लिए आया था। लेकिन विपिन भी किसी से डरता नहीं था। उसने कहा, देखें तुम कितने पावरफुल हो, और अपनी अलमास तलवार निकालकर उसने उससे एनर्जी की लहरें उन बीस्टों पर मारनी शुरू कर दी, तलवार लहर टेक्निक से। ये तलवार आर्ट समझना और मास्टर करना बहुत मुश्किल नहीं था। अगर लड़ाकू के पास एनर्जी हो तो वो बड़े ही आराम से उसे सीख भी जाता था और उसे कर भी सकता था। पर इसका बेसिक चाहे कितना भी सिंपल हो, लेकिन जैसे जैसे लड़ाकू इस टेक्निक में आगे बढ़ता था उसे एहसास होता जाता था कि इस टेक्निक को करते वक्त उसे कई टेक्निकल डिटेल पर ध्यान देना चाहिए, जिससे उसका ये मूव और टेक्निक दोनों में ही इजाफा होगा। कहने का मतलब ये था कि लड़ाकू इस टेक्निक को खुद जितनी शिद्दत से करेगा उसकी इस टेक्निक पर पकड़ उतनी ही अच्छी होती जाएगी और इसका इम्पैक्ट भी बढ़ता जाएगा। यानी इस टेक्निक को सीखना जितना आसान था उसे मास्टर करना उतना ही ज्यादा मुश्किल था, और इसलिए ही इस टेक्निक को सबसे मुश्किल से मास्टर की जाने वाली टेक्निक में से माना जाता था। राइजिंग क्लाउड तलवार क्लब के लंबे इतिहास में ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने इस टेक्निक को मास्टर किया था, और विपिन उन्हीं में से एक था। उसके वार में एक नॉर्मल हाइकिंग लेवल के एक्सपर्ट से ज्यादा पावर थी, इसलिए जैसे ही वार उन बीस्टों को लगा, भूला बीस्ट टुकड़े टुकड़े हो गए और उस धमाके की शॉक वेव से पीछे की टूटी फूटी बिल्डिंग और टूट गई। अपने एक ही वार में बीस्टों की यह हालत देख विपिन ने चैन की सांस ली। शुक्र है ये ज्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन इससे पहले वो अपनी तलवार नीचे करता, उसके सामने फिर से वैसे ही बीस्ट बनने लगे, हवा से ही, और फिर से उसकी तरफ आने लगे। ये देखकर विपिन के होश उड़ गए। मतलब ये मारे नहीं जा सकते। विपिन को लगा था कि नॉर्मल जीवों की तरह वो भी मर जाएंगे या फिर कम से कम वापस आने में कुछ देर तो लगाएंगे, लेकिन इनको वापस जमा होने के लिए 10 सेकंड भी नहीं लगे। अगर ऐसा ही रहा तो उसकी तलवार एनर्जी तो इनके आगे फेल थी। विपिन सोच में पड़ गया कि अगर इन्हें हथियारों से नहीं मारा जा सकता था तो फिर कैसे मारा जाए। तभी उसे एक आइडिया आया, कहीं ये आत्मा अटैक वाले बीस्ट तो नहीं है। ये ख्याल दिमाग में आते ही विपिन ने अपनी आत्मा बॉडी से बाहर निकाली और बीस्टों पर वार किया। संताप पंच, ये वही आर्ट था जो विपिन ने पुराने संत एक्सपर्ट अन्वेष लोधी से सीखा था। बस फर्क ये था कि उसने उसे ओरिजिनल टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल बना दिया था। ये टेक्निक उन दुर्लभ लड़ाई टेक्निकों में से एक थी जिसके अंदर हमला करने के लिए बॉडी के साथ आत्मा का भी यूज किया जाता था, और आत्मा से करने पर तो उसका असर और पावरफुल कई गुना बढ़ जाता था और आत्माओं को डैमेज कर देता था। उसका वार बीस्टों को लगा और फिर से उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन पहले की ही तरह इस बार भी उन बीस्टों को पूरी तरह से रिकवर होने के लिए बस कुछ सेकंड ही लगे। ये देख सबसे पहले तो विपिन ने एक गहरी सांस ली और फिर और भी कई तरीकों से उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उन बीस्टों पर कुछ भी असर नहीं कर रहा था। वो मरते थे, हवा में गायब हो जाते थे और फिर कुछ सेकंड बाद फिर से हवा से ही बन भी जाते थे। विपिन को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे में वो करे तो क्या करे। अगर ये बीस्ट ऐसे ही बार बार खड़े होते रहे तो वो तो उन्हें कभी हरा ही नहीं पाएगा और उनकी कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी भी आखिरकार खत्म हो ही जाएगी। इसलिए आखिरकार उसने कह दिया इनसाइट, और अपनी इनसाइट एक्टिवेट कर ली, और तब जाके उसे समझ आया कि प्रॉब्लम क्या थी। बात ये थी कि जब भी भूला बीस्ट मरता था तो आसपास की हवा उसे पोषण दे देती थी और उसे फिर से जिंदा कर देती थी। और विपिन को समझ आ गया ये भूला बीस्ट इस शहर की हवा के प्रोडक्ट हैं जो यहाँ की खराब हवा से बने हैं, इसलिए जब तक ये हवा इस एरिया में रहेगी तब तक इन बीस्टों को हराना नामुमकिन है। वो जान गया था कि सैकड़ों तरीका यूज करने पर भी वो उन्हें मार क्यों नहीं पा रहा था, क्योंकि उन बीस्टों को हवा से सिर्फ पोषण नहीं मिलता था बल्कि वो खुद ही हवा थे, हवा से बने थे, और जब तक ये यहाँ से हवा नहीं जाएगी ये बीस्ट भी कहीं नहीं जाएंगे। और इसी के साथ उसे उनसे निपटने का तरीका भी मिल गया। वो जान गया कि इन बीस्टों से बचने का एक ही तरीका है, उन्हें भटकाना, जैसे हवा भटक जाती थी। ऐसा सोच उसने फिर से तलवार एनर्जी की बौछार कर दी, लेकिन इस बार उसका टारगेट वो बीस्ट नहीं बल्कि उनके आसपास की टूटी फूटी बिल्डिंगें थी। इतनी एनर्जी बिल्डिंगों को लगी और वो और टूट गईं। पत्थर के टुकड़े गिरने लगे, उन पर नए निशान बनने लगे, और फिर वही हुआ जो विपिन ने अंदाजा लगाया था। नए निशान बनते ही हवा तुरंत उन निशानों के आसपास जमा होने लगी ताकि उन्हें भी पुराना सा बना सके, और बस मौके का फायदा उठाकर विपिन ने कुछ बीस्टों को अपनी एनर्जी से मार दिया। और जैसा सोचा था, इस बार क्योंकि उनके टुकड़ों को जोड़ने के लिए हवा वहां नहीं थी, कहीं और थी, इसलिए वो तुरंत खड़े नहीं हो सके और उन्हें फिर से जिंदा होने में कुछ वक्त लगा। इधर उन्हें वक्त लगाते देख विपिन खुद से ही बोला, मुझे जल्दी से जाना होगा। उन बीस्टों को फिर से बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अगर इस बार बने तो पहले से भी ज्यादा बनेंगे। और बस ऐसा सोच वो वहां से आगे चल पड़ा। पर जाते जाते ख्याल आया, पता नहीं ये हवा कहाँ से आ रही है, क्योंकि ये तो हाई किंग और यहाँ तक कि हाफ गॉडली लेवल वालों की भी समझ से ऊपर है। इस ब्रोकन सिटी में कुछ तो अजीब था, और भले ही उसे
उस हवा को भटकाने का तरीका मिल गया हो, लेकिन इस तरीके को वो बार बार यूज नहीं कर सकता था। और वैसे भी जैसे जैसे तोड़फोड़ बढ़ेगी वैसे वैसे ये हवा भी बढ़ती जाएगी, जिससे कि बीस्ट बढ़ते जाएंगे और फिर वो पल आ जाएगा जहाँ से विपिन का ये तरीका यूज करने के बाद भी बचकर निकल पाना नामुमकिन हो जाएगा। और तो और ऐसा होने के बाद में आने वालों पर खतरा भी बढ़ जाएगा, जो कि विपिन नहीं चाहता था। क्योंकि अगर ऐसे ही हवा बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब कोई भी उससे डील नहीं कर पाएगा और फिर वो दुनिया में फैलने लग जाएगी, जो कि बेहद खतरनाक होगा। इसलिए वो फट से वहाँ से चला गया। वो वहाँ से आगे निकल तो आया था, लेकिन अपने इस अनुभव की वजह से वहाँ से आगे वो और क्लोन चुपके से जा रहे थे। उनकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि बीच बीच में रुककर जमीन पर जड़ी बूटी उठाएं। उन्हें डर था कि कहीं वो बीस्ट फिर से न आ जाएं। ऐसे ही 10 मिनट तक चलते रहने के बाद अचानक से उन्हें सामने से एनर्जी टकराने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आगे लड़ाई हो रही थी। ये सुन उसने अपने क्लोन की तरफ देखा, उसे इशारा देने के लिए, और फिर दोनों ही बड़े ध्यान से आगे बढ़ने लगे। एक दीवार से पार झांकते हुए उन्होंने देखा कि सामने ही 2 लोग थे। दोनों वही हाइकिंग लेवल के एक्सपर्ट थे जो स्टार पैलेस में आए थे। उन दोनों में से एक का हाथ कट गया था, जबकि दूसरे के सीने पर एक बड़ा सा घाव था और आसपास की खराब हवा की वजह से उनके घाव सड़ने शुरू हो गए थे और उनसे एक बहुत ही खराब गंध आने लग गई थी जो पूरे एरिया में फैल रही थी। मरो तुम साले, तेरे तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो दोनों ही बहुत गुस्से में थे और अपनी तलवारें एक दूसरे पर बहुत जोरों से चला रहे थे। दोनों की ताकत लगभग बराबर थी, इसलिए कह पाना बेहद मुश्किल था कि कौन जीत रहा था। उन्हें लड़ते देख विपिन सोच में पड़ गया, ये दोनों एक दूसरे से ही क्यों लड़ रहे हैं। विपिन को लगा था कि यहाँ पर उसे शायद रमन या फिर सुधा मिलेगी, लेकिन यहाँ तो उन्हें मारने के लिए आने वाले ही एक दूसरे से लड़ने लग गए थे, वो भी ऐसे कि मानो आज एक दूसरे को मार ही डालेंगे, जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी विपिन के दिमाग में एक ख्याल आया, नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों ही किसी माया फॉर्मेशन में फंस गए हैं। गॉड हॉल के लड़ाकों की बात करें तो अपने अनुभव से विपिन जानता था कि वो इमोशनल लोग नहीं होते थे। आखिरकार कई बार उसका खुद भी तो उनसे पाला पड़ चुका था। वो जानता था कि सभी जातियों में से गॉड हॉल वाले ही शायद सबसे ज्यादा शांत और समझदार होते होंगे, क्योंकि गॉड हॉल के इतने सारे एक्सपर्ट्स से मिलने पर भी उसे ऐसा एक भी एक्सपर्ट नहीं मिला जो अपने इमोशन को अपने काम के बीच में आने देता हो। पर फिर भी ये दोनों राक्षसों की तरह एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे, इसलिए एक बात तो साफ थी कि ये लोग ऐसा खुद से नहीं कर रहे होंगे। जरूर उनके दिमाग पर, उनकी समझ पर किसी चीज का असर हुआ होगा। और क्योंकि माया फॉर्मेशन अक्सर अपने शिकार पर ऐसे ही असर करती थी, इसलिए विपिन को लगा कहीं ये माया फॉर्मेशन का ही काम तो नहीं था। वजह जानने के लिए विपिन ने झट से अपनी इनसाइट एक्टिवेट की और आसपास ध्यान से देखने लगा, लेकिन फिर सोच में पड़ गया। वो एक मंझा हुआ फॉर्मेशन मास्टर था और उसकी फॉर्मेशन की समझ फॉर्गो कॉन्टिनेंट के टॉप के लोगों में गिनी जा सकती थी। इसलिए अगर यहाँ पर कोई माया फॉर्मेशन होती तो एनर्जी में बदलाव भी होते और ऐसा कुछ उसकी इनसाइट कभी मिस नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ तो उसे ऐसा कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था, ना कोई एनर्जी में गड़बड़, ना ही कोई फॉर्मेशन फ्लैग या फॉर्मेशन कोर। अब वो नहीं तो एक और सवाल उठता था, बिना फॉर्मेशन फ्लैग और फॉर्मेशन कोर के ये माया फॉर्मेशन तो नहीं हो सकती थी। पर वो नहीं तो और क्या था यहाँ पर जो उनके दिमाग पर असर कर रहा था। विपिन ने फिर से एक बार आसपास देखा और जल्द ही उसका ध्यान गया एक खास अजीब से फूल पर, जो उससे थोड़ी ही दूरी पर खिले हुए थे। फूल लाल रंग के थे, ऐसा लाल जो किसी को भी मोहित कर दे। ऊपर से वो आसपास के खंडरों के सामने बड़े ही सलीके से उगे हुए थे, मानो किसी गार्डन के माली ने उगाए हों। और अपनी इनसाइट से विपिन को यह भी दिखाई दे रहा था कि वो फूल आसपास की खराब हवा को भी अपने अंदर ले रहे थे। और विपिन समझ गया, ये तो डीमन फूल है। डीमन फूल एक बहुत ही मशहूर पौधा था, जिसकी आभा से इंसान के मन में अंदरूनी पिशाच पैदा हो जाते थे। ये पौधा बिल्कुल खूनी स्टोन के जैसा होता था, लेकिन आमतौर पर यह पौधा ऐसा कुछ खास नहीं करता था, फिर चाहे लड़ाकू उसके कितने भी पास क्यों ना आ जाएं। लेकिन अगर किसी ने गलती से भी उस पर हमला कर दिया तो वो ऐसे रिएक्ट करता था कि लड़ाकू को उसके मन के जरिए ही मार डालता था। कहीं इन एक्सपर्ट्स ने डीमन फूल पर ही तो अटैक नहीं कर दिया था, जिसके रिएक्शन में डीमन फूल ने उन्हें ही आपस में लड़वा दिया, विपिन ने मन ही मन सोचा।